हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि कभी-कभी हम इस बात को लेकर भी चिंता में रहते हैं कि सर हम इस चीज़ को, इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमको मौका ही बहुत कम मिलता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर 1% भी मौका आपको मिलता है तो उस मौके पर आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए, कामयाबी मिलना अपने आप तय हो जाएगी। हमको ये लगता है कि यार जरा सा तो हमको मौका मिला है, इस मौके में हम क्या ही कर लेंगे। तो आपको अगर 1% भी मौका मिलता है किसी चीज़ का तो उस 1% पे आप अपना 100% दीजिए। और अगर आप अपना ईमानदारी से 100% दे रहे हैं, आप अपनी जान पूरी उसमें लगा रहे हैं, झोंक रहे हैं, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी विचारधारा, इसी एटीट्यूड के साथ में आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि भाई हाल ही में जो चर्चा में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको हम भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपने मैसेज किया था, आप लोगों ने बताया था कि सर वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो उस अभ्यारण्य से संबंधित तो कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो आप देख लीजिए। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से भी लगती है। इस अभ्यारण्य का नाम इसकी सीमाओं के पास 11वीं सदी के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। भोरमदेव मंदिर परिषद जिसे अक्सर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सर छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो वहां याद रखिए भोरमदेव मंदिर परिसर को कहा जाता है। इसमें भगवान शिव को समर्पित जटिल नक्काशीदार मंदिर है। यह फेन और सकरी नदियों का उद्गम है और अभ्यारण्य सतपुरा पहाड़ियों की मैकाल श्रेणी का भी हिस्सा है। तो इतने पॉइंट जो हैं वो इस अभ्यारण्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि एन वलारमथी पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज सी। एन वलारमथी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? एन वलारमथी के बारे में तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ही जानते हों, लेकिन अगर जो लोग जानते होंगे उनको ये पता होगा कि ये एक साइंटिस्ट थी। और साइंटिस्ट होने के साथ साथ अभी जो अगर आप देखेंगे कि श्रीहरिकोटा में जो रॉकेट लॉन्च की उल्टी गिनती होती थी उसमें इन्होंने अपनी आवाज दी थी। उनकी आखिरी उल्टी गिनती हाल ही में दी गई जब देश का तीसरा चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था। तो ये जो आप सुनते हैं ना कि 10, 9, 8, तो ये जो उल्टी गिनती चलती है तो वो आवाज जो है वो आप अभी तक किसकी सुनते थे? वो एन वलारमथी की ही सुन रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा ये साइंटिस्ट थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या बोल रहा है, आइए देख लेते हैं। हाल ही में राधिका अयंगर द्वारा लिखित पुस्तक फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किसने किया है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये जो बुक है जिसको आप फायर ऑन द गंगास लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, जो टाइटल है इसका, इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है राधिका अयंगर। और इसका विमोचन जो है वो किसने किया? तो इसका विमोचन किया है हार्पर कॉलिंस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इसमें आपको याद रखनी है। लेखक है राधिका अयंगर और विमोचन किया गया है इस बुक का किसके द्वारा? हार्पर कॉलिंस के द्वारा। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है हाल ही में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, सोलर सिटी है ना। फर्स्ट सोलर सिटी कहाँ की? इंडिया की। बात समझ में आ रही है? इसका उद्घाटन कहां पर हुआ? एमपी में हुआ। एमपी जो है उसमें एमपी में कहा? तो एक जगह है
सांची। और सांची किस लिए फेमस है? स्तूप के लिए। और ये जो सांची स्तूप है इसके बारे में भी आपको पता होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बात समझ में आ रही है? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सांची जो है वो एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सांची जो है वो एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है? अब ये जो इंडिया की पहली सोलर सिटी का डेवलप किया जा रहा है ना, इसके बारे में आप एक चीज और ये याद रखिए कि ये जो पहली सोलर सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है ये आईआईटी कानपुर के सहयोग से हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछे कि सर एक आईआईटी का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है तो वो बता दीजिए कि सर आईआईटी कानपुर के सहयोग से ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एमपी के सांची में सोलर इंडिया की पहली सोलर सिटी का मतलब डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ऑन विच डे इज इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? अब अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये याद रखिएगा वो किस दिन मनाया जाता है, वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी, शांति सुरक्षा जैसे विषयों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डे सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है कब? 7 सितंबर को। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें एक चीज इसमें याद रखें, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अहमद नासिर अल रायसी। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया के वियना में की गई थी। ये भी पॉइंट इसमें याद रखिएगा। हाल ही में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालक प्रबंधक के रूप में किसने अपना कार्यभार जो है वो संभाला है? तो याद रखिए वो किसने संभाला है, किसको अपॉइंट किया गया है? श्याम सुंदर गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? चलिए, श्याम सुंदर गुप्ता पुणे में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालक प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला है। उनकी नियुक्ति मुकुल जैन की सेवानिवृत्ति के बाद हुई, जो 31 अगस्त 2023 को इस पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। 2001 में अगर बात करें तो श्याम सुंदर गुप्ता को रेल मंत्री पुरस्कार भी मिला है। और भारत में अगर जोन की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये भी पूछता रहता है कि कितने रेलवे जोन हैं। तो आप से अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितने रेलवे जोन हैं, तो भारत में 19 रेलवे जोन हैं। पहले 18 थे लेकिन एक और बन गया है, तो ये एक कौन सा है? आप इसका नाम मुझे ढूंढकर फटाफट बता दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका नाम जो है वो ढूंढकर आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि G20 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी बुक रिटन बाई फिल इन द ब्लैंक। G20 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो पुस्तक लिखी गई है वी श्रीनिवास के द्वारा। बात समझ में आ रही है? और G20 की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखिए G20 समिट अभी अगर हम देखें तो 9-10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हुई। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा था। और कब तक अध्यक्षता भारत के पास में है? तो 30 नवंबर 2023 तक। और 1 दिसंबर 2023 से अध्यक्ष जो है वो G20 का कौन है, किसके पास अध्यक्षता दी है? तो वो है ब्राजील। बात समझ में आ रही है? G20 की अगर हम बात करें तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसमें है। और एक स्थायी सदस्य इसका और बन गया है अभी हाल ही में, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो
तो अफ्रीकन यूनियन इसका स्थायी सदस्य का स्टेटस मिला है। G20 की अगर हम बात करते हैं इसके थीम की 2023 की, तो ये था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और वसुधैव कुटुंबकम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर G20 में इतनी चीजें आपको फिलहाल याद रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिए, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, तो एक पृथ्वी, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हेलो यूपीआई से रिलेटेड है। हु लॉन्चेस हेलो यूपीआई फॉर कन्वर्सेशनल पेमेंट, संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हेलो यूपीआई जो है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हेलो यूपीआई से संबंधित अगर चीज़ों के बारे में बात करें तो हेलो यूपीआई जो है यहाँ पर क्योंकि कंट्री पूछ रहा है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडिया के द्वारा, और इंडिया में एनपीसीआई, जिसको आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा इसमें याद रखिएगा कि ये हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में कार्य करता है। और एक पॉइंट इसमें और याद रख सकते हैं, हेलो यूपीआई जो है वो अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट इसमें और जरूर याद रखिएगा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा है ये। ठीक है, चलिए अब हेलो यूपीआई के जैसे अगर हम देखें तो एनपीसीआई जो है वो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट डाली हुई है। ठीक है, आपको ये लिस्ट जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए तो हेलो यूपीआई जो है यूपीआई पेमेंट थ्रू वॉइस कमांड। ठीक है, वॉइस कमांड के तौर पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पेमेंट होगी वो कैसे हो सकती है, तो वो वॉइस कमांड के माध्यम से भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा बिल पे कनेक्ट, ये भी एनपीसीआई के द्वारा ही, एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट थ्रू चैट, यूपीआई लाइट एक्स की अगर बात करें तो ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट फॉर ऑन डिवाइस यूपीआई वॉलेट कस्टमर्स, टैप एंड पे फॉर एनएफसी इनेबल क्यूआर कोड्स थ्रू यूपीआई लाइट, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई लिंकिंग प्री सेंसेक्ट बैंक credit line of customer to UPI or UPI at ATM withdrawing cash from ATM using UPI account without cash। तो हाल ही में यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि हाल ही में भारत में कहाँ पर यूपीआई एटीएम जो है, मैंने कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन कराया है, यूपीआई एटीएम इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पर, तो आप इसे भी कमेंट करके याद हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है, तो जीआई टैग से ये रिलेटेड है। और जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जीआई टैग जो है वो डब्ल्यूटीओ के ट्रिप लॉ के अंतर्गत आता है, जिसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे पेटेंट है जो न्यू इन्वेंशन पर प्रदान किया जाता है, कॉपीराइट जो है वो किसी रिटर्न प्रोडक्ट पर, रिटर्न पब्लिश प्रोडक्ट पर प्रदान होता है, ट्रेडमार्क जो है वो किसी कंपनी का लोगो होता है जो उस कंपनी की पहचान बन जाता है, और चौथा जो है वो जीआई टैग होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के इन्वायरमेंटल मतलब फीचर्स के कारण, या मान लीजिए उस एरिया में काम करने वाले लेबर के स्किल के कारण अगर कोई प्रोडक्ट फेमस हो जाता है तो उसको जीआई टैग दे देते हैं। हाल ही में अगर पूछ रहा है यहाँ पर, तो हाल ही में रायगढ़ सॉल के लिए किसको जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा कि रायगढ़ सॉल के लिए जो जीआई टैग मिला है वो उड़ीसा को मिला है। अब यहाँ पर मैंने उड़ीसा को मिले हुए रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो जीआई टैग की लिस्ट है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। जैसे
कोटपैड हैंडलूम फैब्रिक को हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया। उड़ीसा इकार्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में उड़ीसा को दिया गया। पिपली, यहाँ पर आप देखें तो उड़ीसा रसगुल्ला, ये इस चीज को लेकर भी अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल ने भी अप्लाई किया था, ठीक है, रसगुल्ले के लिए, लेकिन बाद में अगर हम देखें तो उड़ीसा जो है उसको ही क्या मिल गया, जीआई टैग जो है वो मिल गया। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बरहामपुर पट्टा जो है उसको हैंडीक्राफ्ट के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरीके की मैंने लिस्ट डाली है जो हाल ही में उड़ीसा को जीआई टैग जिन जिन प्रोडक्ट पर दिया गया है जो फेमस हैं उनकी लिस्ट। तो यहाँ पर आप एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछ रहा है कि हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो किसने कार्यभार संभाला है किसका, दूरसंचार विभाग के सचिव सेक्रेटरी के रूप में, उनका नाम है नीरज मित्तल। तो नीरज मित्तल ने हाल ही में क्या किया है, नीरज मित्तल जो है वो हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बन गए हैं। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1992 बैच के ये IAS अधिकारी हैं, ठीक है, और दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नीरज मित्तल वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में मुख्य सचिव के पद पर है और वह अब राजा रमन की जगह लेंगे जिसे गुजरात के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो एक पॉइंट और यहां से निकल कर आता है कि जो राजा रमन है, ठीक है, जो पहले इनसे पहले सचिव के पद पर थे वो अभी कहां पर है, या फिर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ देगा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जिसको आप IFSCA के नाम से जानते हैं उसके अध्यक्ष या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है रिसेंटली पेप्सिको टू सेट अप अ न्यू प्लांट इन विच स्टेट। हाल ही में अगर यहाँ पर हम बात करें तो हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करेगी। तो पेप्सिको की अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो पेप्सिको का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितना है, 778 करोड़ का, ठीक है। और कहां पर होगा, कहां पर प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है असम में, ठीक है। कहां पर होगा, असम में होगा। असम से संबंधित चीजों के बारे में हम देखें तो गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है वो डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। असम सरकार जो है वो असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन कर रही है। असम सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन कर रही है और राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप, ठीक है, कहां पर, कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन जो है वो किया है। तो असम से संबंधित इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तो फटाफट इसको ढूंढिए, आंसर निकालिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।